ब्लड प्रेशर हाई है, उसके लिए आपने काफ मसल्स की 2 वेरिएशन किया, मीन्स कि मसल्स पे काम करके ब्लड प्रेशर को डाउन किया। फिर उसके बाद आपने ब्रीदिंग के थ्रू नाड़ी को एक्टिव कर दिया, ये ठीक हो गया। अब जब तीसरे लेवल पर हम आते हैं आसन पे ही, तो हम अपनी स्पाइन पे आ जाते हैं। स्पाइन पे उस पोर्शन पे आते हैं जो चेस्ट और हार्ट के पीछे वाला स्पाइन, अपोजिट में वेस्टर्न पोर्शन, जो वेस्ट का पोर्शन। अगर हम कोई भी नाड़ी को एक्टिव भी करना चाहते हैं, मान लो ये लेफ्ट नाड़ी को एक्टिव करना चाहते हैं, तो अगर वो स्पाइन की हमारी स्पाइन बेटर नहीं है तो नाड़ी किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं हो सकती। भले ही वो आप राइट सोएं, लेफ्ट सोएं, सिर नीचे कर लें, वो 2-3 मिनट एक्टिव रहेगी, उससे ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती, ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव नहीं रह सकती, वो फिर से वापस अपने पैटर्न पर आ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कसते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अपर बैक को ज्यादा टाइट करना और होल्ड करना, स्ट्रेच करना, लेकिन ध्यान दो अपर बैक को थोड़ा स्ट्रेच करना पीछे की तरफ। एक तो होता है कि आप अपर बैक को लटका दो, मान लो आप बिस्तर पे लेटो और चेस्ट के भाग को आगे कर दो बिस्तर पे, अब लटका दिया आपने, अपर बैक और चेस्ट दोनों आपकी बाहर हवा में लटक गई और अपर बैक पे स्ट्रेस आ गया, नेक पे आ गया। ये तो हो गया, आपने स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेचिंग नहीं किया अभी आप। इसके बाद इसकी तो होल्डिंग ठीक है ही है, लेकिन इसके बाद स्ट्रेचिंग आती है कि पीछे की तरफ खींचो, आगे की तरफ नहीं। हमेशा हार्ट की जितनी भी डिजीजेस हैं वो उन लोगों को देखी जाती हैं जो अपने अपर बैक को बेंड किए रहते हैं। मेरे सगे मामा जी बहुत योग करते थे, हठ योग करते थे, आसन करते थे, और उनको अचानक हार्ट अटैक को चले। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा रीजन था, लेकिन अगर मैं उनके बॉडी का पोस्चर बताऊं आपको, तो अपर बैक उनकी ऐसे थी, बेंड कर्व थी, जबकि बहुत योग करते, बहुत डंबल उठा लेते थे, बहुत आसन करते थे, और वो भी जब 20 साल के थे तब से करते थे। पर स्टिल बुढ़ापे तक, जवानी से बुढ़ापे तक मैंने देखा है उनकी अपर बैक में कर्व। हाँ, जैसे ये देखो ना, ये पोजीशन, अगर आप देखो ऐसी पोजीशन में, इसका मतलब कि आपका माइंड आपके अपर बैक को ढीला कर दिया है, ढीला छोड़ दिया है। आपका माइंड आपके कमर को ज्यादा फोकस किया हुआ, कमर से उठाया हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब माइंड का फोकस अपर बैक पे आ गया और उसको टाइट कर दिया, खींच, तो उसको सपोर्ट ले लिया, उसका भी सपोर्ट ले रहा है, उसको सपोर्ट हटा नहीं रहा है। तो चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, या कोई भी अपर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यहाँ को ढीला नहीं छोड़ सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते। लोग नॉर्मली लोग कहते हैं इसको शोल्डर को ऐसे करो, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपर बैक बोलो ना, ये करो, ऐसे करो। तो नॉर्मल रूटीन में ऐसे लोगों को ऐसे ही रहना है। जैसे हार्ट की जितनी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की जितनी होती है, वो अपर बैक को स्ट्रेट रखो। जो ज्यादा लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं उनको देखो ना, ऐसे किए रहते, उनका अपर बैक बिल्कुल ढीला है। लेकिन हम तो बिना सपोर्ट के बैठते हैं, हम तो बिना सपोर्ट के नॉर्मली बैठते हैं। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे है, ऐसे कर लिया, तो अगर आप टेक्निकली देखो तो यहाँ भी सपोर्ट ले लेते हैं 2-3%, बट उससे बेटर है कम से कम ऐसे मान लो रख दिया, तो इससे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट है, उससे बेटर है। बट इसमें केवल 2-3%, वहां पर तो कंप्लीट ही आपने छोड़ दिया ना। अब काम करने के लिए तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आपको तो हाथ तो रखने पड़ेगा। तो 2-4% आप सपोर्ट ले लें, ये चलता है, क्योंकि वो आपका वर्क ये है, ये प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट ये नहीं है, प्रोमिनेंट स्पाइन स्ट्रेट करना नहीं है, प्रोमिनेंट आपका काम करना है। लेकिन आप स्पाइन को भी तो बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि वही तो आपका व्हीकल है ना बेटा, उसी से तो काम करा रहे हैं ना। तो स्पाइन को बेटर करने के लिए हम एक्सरसाइज करते, तो स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिसमें हाफ भुजंगासन हो गया, भुजंगासन हो गया। भुजंगासन के कई वेरिएशन कराते हैं, जिसमें अपर बैक की ट्विस्टिंग भी हो गई, अपर बैक को ट्विस्ट करते हैं। जैसे ऐसे नहीं कर रहे, ये ट्विस्टिंग हो गया, तो इसमें ये पार्ट बहुत सारी एंगल से उसको खींचते हैं। अपर बैक की बेंडिंग हो गई, ये ऐसे बेंड कराते हैं हम लोग कि पूरा हमारी स्पाइन अपर बैक बेंड हो जाए। तो डिफरेंट वे में, इवन की अपर बैक की बेंडिंग अगर आप ऐसे करा दो, सपोज ये किया, ऐसे कर लो आप, है ना, और ऐसे कर दो,
और लगभग 30-40 सेकंड या 1 या 2 मिनट होल्ड कर लो, आपकी ये नाड़ी खुल जाएगी अपने आप। लेटने उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांस वांस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राणायाम ऐसे कर दो, खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपर बैक खिंच गई और सांस तो यहीं से आएगी ना, तो नाड़ी आपकी खुल जाएगी। तो ये सब नाड़ियों को ओपन करने के तरीके हो, तो इससे बेटर हो जाता है। तो हम हार्ट के या ब्लड प्रेशर या कोई भी हार्ट के इश्यूज में ये अपर स्पाइन के पार्ट की स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, होल्डिंग, ये सारे मेथड अपनाते हैं। इवन कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, उनको भी यही सेम टेक्निक यूज हो। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल उसको सेम प्रॉब्लम आने वाली। एक्सेलेशन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेलेशन में ज़्यादा फोर्स हो रहा है, तो ये पिचक रहा है बार बार। जो प्रीचर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा या लेक्चर देने वाले लोग होते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपका चेस्ट बार बार स्क्वीज होता है, लंग्स स्क्वीज होता है रादर देन एक्सपेंशन की। तो स्क्वीज होने में ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि इसी स्क्वीज को बहुत रिलैक्सेशन वे में ले जाते हैं, क्योंकि स्क्वीज होने में आपने बहुत फोर्स लगाया तो उससे ब्रेन को स्ट्रेस हुआ। तो हम यही सेम चीज पलट देते हैं। हम कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि आप ब्रीद आउट कर रहे हो स्क्वीज के साथ, फोर्स के साथ कर रहे हो, तो आप इसको विदाउट फोर्स कर लो। तो जब वो विदाउट फोर्स उसी टेक्निक को यूज करेगा तो ब्रेन का वही रिलैक्सेशन, वही जो स्ट्रेस वाला पार्ट है, रिलैक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में? सेम टेक्निक को आपने बदल दिया। एक आदमी चिल्ला रहा था, दिन भर चिल्ला रहा था, उसको ब्रीद आउट चिल्लाना मतलब ब्रीद आउट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ब्रीद आउट फोर्स कर रहा है। अब उसको आपने बोल दिया कि ऐसा है, ब्रीद आउट बहुत साइलेंटली करो और एफर्टलेस। अब उसको ब्रीद आउट तो जर्क में आदत है, क्योंकि बात कर रहा है तो जर्क होता है ना, गुस्सा कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, तो जर्क की ब्रीद आउट हो रही। अब उसको आपने साइलेंट, एफर्टलेस, फेस रिलैक्स, ये सब कंडीशन बता दिया ब्रीद आउट। तो अब ब्रेन, वही पार्ट ब्रेन का जो बहुत एक्सेल में स्ट्रेस में आ रहा था, वही अब एफर्टलेस एक्सेल में रिलैक्सेशन में आ गया। तो कितनी जल्दी इफेक्ट आएगा, दवा से जल्दी इफेक्ट में आ जाए। इवन की 4 ब्रीथ आउट कर लो अच्छी तरह से, 4, 8, 10 ब्रीथ आउट कर लो, बिगनर को 10-11 मिनट करा दो और ब्लड प्रेशर चेक, इतना इफेक्टिव है। अरे 10 मिनट में लोग 11 मिनट तो कंप्लीट नहीं कर पाते बेटा, सो जाते हैं। बाद में ये ताना मारते हैं कि हम जगें कैसे, मतलब जगह कैसे रहें, पूरा कंप्लीट कैसे करें। अच्छा, रात में ये बता नहीं सकते कि टाइमर लगा लो, क्योंकि टाइमर लगाता है आदमी और जैसे ही बहुत डीपर रिलैक्सेशन मिलती है और वो नैप लिया और टाइमर बजा तो फिर 4-6 घंटा नींद नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी उसको वापस मिल गई। जैसे आप अभी 2 मिनट झपकी ले लो, फिर आपको कोई कह दे कि सो जाओ, झपकी लेने के बाद उठोगे फिर सो थोड़ी सकते हो, क्योंकि एनर्जी वापस आ गई ना। आप सोचो कि 2 मिनट या 1 मिनट के नैप लेते ही कितनी एनर्जी वापस आ जाती है। बॉडी, ब्रेन कैसे जनरेट कर लेता है एनर्जी उस 2 मिनट के नैप। तो सोचो बेटा कि 4-6 घंटे कोई डीप स्लीप ले ले तो बॉडी कैसे इटसेल्फ हील करती होगी, कितनी हील करती होगी सेल्फ में। जितने डीप स्लीपर होते हैं उनकी डाइट, जो सॉलिड फॉर्म की डाइट बहुत लेस होती है, वो बहुत सॉलिड फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब सॉलिड फॉर्म तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोटीन का चार्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट का चार्ट देखो, यही देखते रहो। तो हम लोग तो यही काउंटिंग कर रहे होते हैं, इसी में ग्रेटनेस फील करते हैं। कुछ लोग तो ग्रेटनेस फील करते हैं कि हमारी डाइट ऐसी है तो वैसी है, और उनसे पूछ लो कि मेंटल डाइट क्या है तो 0। ऐसे लोग ज़्यादा एंजाइटी में होते, क्योंकि ये प्रिकॉशन में आ जाते हैं, यही दिन भर काउंटिंग करते रहते हैं। हम सभी अपने को ग्रेट फीलिंग कराने के चक्कर में रहते हैं कि हम ग्रेट हैं, दूसरे से बेहतर। पर अगर इंटरनली देखो तो 0।